बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज वफाकी बजट 2021-22 पेश कर दिया गया। शौकत तरीन साहब ने इस हुकूमत का अपना ये पहला बजट जो है वो पेश किया। शौकत तरीन साहब से पहले ऑब्वियसली हमने दीगर वज़राए ख़जाना भी देखे इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। जब शौकत तरीन साहब आए बतौर वज़ीर ख़जाना तो उन्होंने कुछ चीज़ों पे ये कहा कि जो डायरेक्शन है मईशत की पॉलिसीज़ को लेकर इस हुकूमत की वो दुरुस्त नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि इतने मुश्किल तरीन हालात में जहाँ एक तरफ कोरोना की वबा का सामना है, दूसरी तरफ IMF पैकेज है, लोन्स का बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान पे दबाव है, उसमें जो बेहतरीन इकदामात हो सकते थे वो किए गए हैं। और आज ये जो बजट पेश किया वफाकी बजट, इसका हुजम 8,487 अरब। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ऑब्वियसली हर शोबे के लिए जो एलोकेशन हुई है फंड्स की वो है, और एक सरकारी मुलाजमीन के लिए जो बड़े अरसे से एक डिमांड थी, मुतालबा था कि उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है, उनकी पेंशन्स में भी 10% इजाफा किया गया है। ताहम सरकारी मुलाजमीन इस पर खुश नहीं हैं और इस एहतजाज भी हो रहा है। इस्लामाबाद में आज डी चौक में मुलाजमीन जो हैं सरकारी मुलाजमीन वो एहतजाज करते रहे। डैम्स की मद में, डिफेंस की मद में, टेलीकम्युनिकेशन, IT, ज़राअत, इन तमाम शोबों के लिए एलोकेशन जो है ओबियसली फ़ंड्स की गई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शौकत तरीन साहब ने बताई कि हुकूमत की जानिब से की गई हैं या फिर पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। पिछले माली साल में वो रेमिटेंसेस हैं जो कि पिछले महीने 2.5 बिलियन उन्होंने कहा कि आए, 26 बिलियन रेमिटेंसेस आ चुके हैं और इसका उन्होंने जो तखमीना बताया है कि बढ़ के ये 29 बिलियन तक जा सकते हैं। फिर पिछले 10 महीनों से करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है, ये भी शौकत तरीन साहब बता रहे हैं कि इससे भी पाकिस्तान की मईशत को थोड़ा सहारा मिला है। रोशन डिजिटल अकाउंट में $1 अरब से ज़्यादा की अमाउंट आई है, उससे थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिल सकती है। फिर FBR के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ी है, 4.2 ट्रिलियन टैक्स कलेक्शन जो है वो FBR की रही है। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क के लिए सही नहीं हुई वो ये कि पाकिस्तान जो कि फूड एक्सपोर्टर होना चाहिए वो नेट फूड इंपोर्टर है। ये भी वज़ीर ख़जाना बताते हैं कि जी हम वीट, कॉटन, शुगर, तमाम चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बजट के हवाले से उन्होंने कहा था कि IT पे और ज़राअत पे ज़्यादा फोकस रहेगा। कल जब वो इक्तसादी सर्वे पेश कर रहे थे पिछले साल का तो ये उन्होंने बात की। आज ओवरऑल जो व्यू है मेहमानों से वो जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट के हवाले से उनकी क्या राय है, क्या इससे बेहतर बजट इन हालात में इस हुकूमत की तरफ से पेश किया जा सकता था। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन AKD ग्रुप। फ़याज़ इलियास साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। क्योंकि ये दो सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं जिस पे वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा कि बहुत ज़्यादा हमने फोकस किया है। उनमें से एक जो है कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट का है, और दूसरा टेक्सटाइल है। और टेक्सटाइल के लिए गौहर एजाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक चेयरमैन एप्टमा हैं और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपसे अगर मैं आगाज़ करना चाहूँ, सबसे पहले तो ये बताइए कि ओवरऑल थॉट्स आपकी क्या हैं ऑन दिस बजट जो आज प्रेजेंट किया गया। और कल जो तरीन साहब कह रहे थे कि दिस बजट इज गोइंग टू बी अबाउट एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर, तो आज आपको लगा कि वाकई फोकस रहा ज़राअत पे? आई थिंक साथिया, ये बजट बड़े अरसे के बाद मैंने एक बजट देखा है जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक विजनरी बजट है और ये बहुत से पाकिस्तान के इश्यूज़ को टैकल कर रहा है और बड़ा क्लियर और बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है टर्न अराउंड हो चुकी है और अब ये ग्रोथ पाथ पे चल पड़ी है। और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आ रहा है इस स्पीच में, एंड सो फार आई थिंक इट हैज़ बीन वेल एक्सेप्टेड अक्रॉस द कंट्री। इसमें 3-4 चीज़ें उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट दी हैं और वो सारी लेट मी पुट देम इन पर्सपेक्टिव। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक बहुत स्ट्रॉन्ग विज़न है कि जो सोसाइटी में लो इनकम ग्रुप्स हैं या जो कमज़ोर तबका है उसको डायरेक्टली आपने सपोर्ट करनी है और ट्रिकल डाउन इज़ नॉट
his way of thinking about it. वो कहते हैं कि डायरेक्टली आप अटैक करें इन प्रॉब्लम्स को, और उसका आई थिंक इस बजट में रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम के कैश ट्रांसफर्स को एक्सपेंड किया जा रहा है, उसके साथ साथ लोन्स जो हैं लो इनकम ग्रुप्स के, पर्टिकुलरली जवान प्रोग्राम जो है कामयाब प्रोग्राम, उसमें एक्सपेंशन है, लो कॉस्ट हाउसिंग के प्रोग्राम्स हैं, फिर जो इनकी स्किल्स डेवलपमेंट है, माइक्रो फाइनेंस के बहुत से प्रोग्राम्स हैं, एसएमई के लिए प्रोग्राम है। सो इन अ वे जो लो इनकम ग्रुप्स की इकॉनमी है उसके ऊपर ख़ास तवज्जो दे के उसको ना सिर्फ उनको सपोर्ट दी जा रही है, उसको बम्प अप किया जा रहा है, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि ये गुर्बत से निकल सकें। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान ही इज़ फिक्सेटेड ऑन दिस आइडिया कि चाइना ने 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला था, तो पाकिस्तान ने भी ये करना है। सो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू डू दैट। तो पहला स्टेप तो ये है कि ये अवाम दो पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रो बजट है, क्योंकि आज तक जितने भी हमारे ग्रोथ के मॉडल्स फेल हुए हैं वो इसलिए फेल हुए हैं कि हमने डेट के ऊपर ग्रोथ की है, और डेट अल्टीमेटली हम सर्विस नहीं कर पाते, और हम फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और डेट क्राइसिस में आके अपनी पूरी हजामत कराते हैं और फिर दोबारा से शुरू करते हैं। तो इस बार ये खुश आइंद बात है कि आपका अकाउंट डेफिसिट नहीं है, आपका करंट अकाउंट सरप्लस है और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और वो ग्रोथ जो है वो इस वक्त जो फाइनेंस हुई है वो बहुत हद तक रेमिटेंसेस के साथ हुई है, जो कि बहुत बड़े तरीके से बढ़े हैं। और उसकी एक वजह ये क्योंकि आपने जब एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट की है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब जब अपना $1 पाकिस्तान बेचता है उसको 100 रुपये की बजाय 155 रुपये मिलते हैं उसकी फैमिली को कंज्यूम करने के लिए, और उसने $9 अरब एक्स्ट्रा भेज दिए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए तकरीबन 4000 अरब की इंजेक्शन आई है, जो कि हमारे गांव में भी गई है, हमारे शहरी इलाकों में भी गई है। उसमें कंजम्पशन ड्रिवन भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके नतीजे में आप ये देख रहे हैं कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रही है, हमारी सर्विसेज, या क्योंकि कोरोना में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था वो सर्विसेज सेक्टर हुआ था, और अभी भी आपके बाजार कुछ बंद है। अच्छा, ये ज़राअत पे मैं आगे जाके थोड़ा मजीद भी आपसे बात करना चाहूंगी, बिकॉज ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक ज़राई मुल्क के लिए खुद मान रहे हैं वो कि जी इग्नोर्ड रहा है हमारा ये एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन ग्रोथ जैसे आपने कहा कि नज़र आई है। बट ये भी बड़ी तशवीशनाक बात है कि हम ये तमाम ज़राई अजनास जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं बजाय इसके कि एक्सपोर्ट करें। लेकिन एक चीज़ जो आपने बात अभी की है, मैं अकील करीम डैडी साहब आपसे जानना चाहूँगी कि जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट जैसे शाह साहब बता रहे हैं वो आपको किस तरीके से नज़र आ रहा है, बिजनेसेस के लिए कैसा है, या जो शिकायत हमारे बिजनेसमैन की हमेशा से रही हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से अगर बात कर लें, या हरासमेंट की बात कर लें, टैक्सेशन के हवाले से बात कर लें, आपको लग रहा है कि इन चीज़ों में बेहतरी है या बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इकदाम किए गए हैं? मैं यकीन से कहता हूं कि इससे बेहतर बजट करंट कंडीशन में ना कोई दे सकता था, ना कोई सोच भी सकता था। इतना अवाम फ्रेंडली बजट हम इसको कह सकते हैं कि वैसे ही हमारी इकोनॉमी राइट डायरेक्शन पे जा चुकी थी, लेकिन आज का बजट इसको बहुत आगे ले जाएगा। जो टारगेट गवर्नमेंट कर रही है वो टारगेट भी गवर्नमेंट एक्सीड कर जाएगी, और जो ग्रोथ टारगेट है वो भी एक्सीड कर जाएगी। उसकी वजह मैं बताता हूं कि इस बजट में बहुत सारी, सलमान साहब ने तो सारी बातें बता दी, तो बताने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं 2-4 चीजें ऐसी जो गवर्नमेंट ने की है जिसकी वजह से आम आवाम को तकलीफ बहुत हो रही थी। नंबर 1, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें लाइव स्टॉक्स और पोल्ट्री वगैरह नहीं थे, उन्होंने उसमें शामिल कर दिया। शामिल करने की वजह क्या है कि बीआर की तरफ से जब आपके लाइव स्टॉक्स और पोल्ट्री को विथ होल्डिंग टैक्स कलेक्शन के लिए नोटिस भेजे जाते थे,
और ये अमाउंट बन जाती थी साल में 50 करोड़ रुपए। तो जब उनको रिफंड लेने होते थे तो वो रिफंड उनके रोक लिए जाते थे। तो आज आपके बजट में उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट मना कर दिया कि ये एग्रीकल्चर का पार्ट है, आप इनके बारे में जो इनके ऊपर जो डिमांड थी वो डिमांड भी खत्म हो गई, ना इन फ्यूचर अब ये विथ होल्डिंग टैक्स काटेंगे। तो मैं कहता हूं कि है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कि इन्होंने ये मसले को, ये सालों साल से ये इशू चल रहा था, लेकिन इस बजट में उन्होंने वो इशू खत्म कर दिया। फिर विथ होल्डिंग टैक्स 1/4% जो कम किया है, इसकी वजह से लोगों के कैपिटल के इशू बन जाते थे। फिर इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स 2.5% कम किया है। ये मैं समझता हूँ ये भी बहुत अच्छा सिग्नल है इक्विटी के इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर के नंबर्स बढ़ नहीं रहे थे। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, और जिस तरीके जहां इनको थोड़ी सी गुंजाइश मिली है उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। इन्होंने ये बात भी साबित कर दी कि IMF का इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। पहले ही बजट से शौकत तरीन ने और प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था कि हम किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेंगे, और कोई नया टैक्स उन्होंने नहीं लगाया, और उन्होंने ग्रोथ अचीव करके अपने टैक्स बढ़ाने की कोशिश की है। और तो मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेट वो इसमें कामयाब भी होंगे, और ये इकोनॉमी इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी, और इस इकोनॉमी के साथ साथ लोगों को जाहिर बात है ग्रोथ आप दोनों का ये मानना है जी प्लीज जी, आप दोनों का ये मानना है कि इन हालात में इससे ज्यादा अच्छा बजट जो है वो ये हुकूमत पेश नहीं कर सकती थी। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, और कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम में सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और ख़ुद भी बिजनेसमैन हैं। मानवीवाला साहब, ये बताइएगा कि आज का बजट आपकी राय में कैसा रहा? क्या IMF और तमाम तर सूरत हाल, एक तरफ कोविड के हवाले से जो दबाव है पाकिस्तान की मईशत पर, इससे बेहतर बजट प्रेजेंट कर सकती थी ये हुकूमत? देखिए, एक तो मैंने जो अभी तक बजट इन ब्रीफ देखा है, डिटेल में तो नहीं देखा, और जो सुना है मैं ये समझता हूँ कि दिस इज अ बिजनेस फ्रेंडली बजट। ये आम आदमी के लिए बजट बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और कहीं से मुझे आम आदमी की रिलीफ नजर नहीं आती इस बजट में। हाँ, बिजनेस फ्रेंडली जरूर है, और उन्होंने टारगेट किया है चीजों को ताकि वो बिजनेस को ग्रोथ मिले। बिजनेस फ्रेंडली है, अवाम फ्रेंडली नहीं, आप कहते हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो सिर्फ 2 आइटम्स देख रहा हूँ, और फिर जब ये कह रहे हैं कि जी टैक्स कोई नहीं लगाया, आप देखें मैं सिर्फ 2 आइटम्स देख रहा हूँ। 610 बिलियन पेट्रोलियम लेवी है, और ये मैं आपको आपके प्रोग्राम से न्यूज दे रहा हूँ कि कम से कम 20 रुपए आपका फ्यूल बढ़ेगा विद इन 1 वीक टू कम। अच्छा, तो यानी ये जो हर साल होता है, हम देखते हैं एक बजट आता है और फिर मिनी बजट आता है, और ये मिनी बजट तो ये तो बजट में ही आ गया ना। मिनी बजट तो कई आएंगे। वो तो हम अब यूज टू हो गए मिनी बजट के। दूसरा, अब जब ये जो टेलीफोन और इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ये कौन यूज करता है टेलीफोन और इंटरनेट? ये आम आदमी यूज करता है। अब इसके पे जो इन्होंने कैलकुलेशन की है, जिसपे ये टैक्स लगाना चाह रहे हैं, वो मेरे हिसाब से वो 225 बिलियन बनता है टू रिकवर फ्रॉम इंटरनेट एंड टेलीफोन यूज। अब ये देखें, ये 2 ही चीजें ये किसको अफेक्ट करेंगी? ये डायरेक्टली आम आदमी को अफेक्ट करेंगी, जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है, जो छोटी गाड़ी चलाने वाला है। बड़ी गाड़ियों वालों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर नो डाउट मैं फिर कहूंगा कि इन हालात में बिजनेस फ्रेंडली बजट आप जरूर लाएं। आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है इस बजट में, और इस बजट में उनको कुछ नहीं मिलना। ठीक है, आप कहते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर सलमान शाह साहब, मानवीवाला साहब का तो मानना है कि जी बिजनेस फ्रेंडली जरूर है, अवाम फ्रेंडली नहीं है।
एक चीज जो जाहिर है, आप सड़क पे निकलें, बाहर निकलें या हमारे ऑफिस में लोग अक्सर सवाल करते हैं कि जी देखिए महंगाई बहुत ज्यादा है। जब हुकूमत आदादो शुमार बताती है, या जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप कहते हैं कि जी बड़े अच्छे हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो वो तो एक तरफ, लेकिन उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो क्यों नहीं आता आवाम तक, या इसका या फिर इन्फ्लेशन का जो एक लिंक है, जो कनेक्शन है, वो क्या है? ये जरा समझा दें कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेहतर होने पर महंगाई कम क्यों नहीं होती। देखिए, एक बात तो इस बजट में खासे रिसोर्सेज रखे गए हैं जिनको प्रो पुअर आप कंसिडर कर सकते हैं। 285 बिलियन एहसास का तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र है। उसके साथ साथ जो बाकी उसमें लोन्स हैं और माइक्रो फाइनेंस के लोन्स हैं, और ये तमाम जो बातें हैं जो मैंने पहले भी कही कि ये एक जो गरीब आदमी की इकॉनमी में बहुत बड़ी इंजेक्शंस आ रही हैं। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना की वजह से पूरे पाकिस्तान पे इफ़ेक्ट हुआ है, लेकिन गरीबों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है क्योंकि डेली वेजेस पे होते हैं या उनके डे टू डे बजट्स उनके पास तो होते नहीं हैं। सो उनको डायरेक्ट सपोर्ट देना बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये है कि अब वैक्सीनेशन के लिए भी तमाम पाकिस्तान को वैक्सीनेट किया जाएगा और आम आदमी को पहले किया जाएगा, ताकि हमारी जितनी भी वर्किंग क्लास है उसको वैक्सीनेट किया जाए, ताकि इकॉनमी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़नी नहीं चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो जॉब्स आप कंस्ट्रक्शन में क्रिएट कर रहे हैं, आप दूसरे सेक्टर्स में क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले डेली वेजेस को उसका फ़ायदा होता है, और वो अब बड़ी तेज़ी से वहाँ पे काम हो रहा है। और जितना एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन में है, मेरा ख्याल है कि उसके एविडेंस सब आपके सामने है। सीमेंट सेल्स, स्टील की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शॉर्टेजेस हो रही हैं। आपकी 40 इंडस्ट्रीज़ इस वक्त बड़ी तेज़ी से चल रही हैं। सो आई थिंक अच्छा, ये जॉब्स क्रिएशन तो एक मामला है। ये कोविड के दौरान उन्होंने जो बताया था कि 2 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए, उसमें से अब सिर्फ 25 लाख ऐसे रह गए हैं जिनको जॉब्स नहीं मिली, वापस बहाल नहीं हुए किसी नौकरी पर, यानी 25 लाख बेरोजगार हैं, बाकी सब जो हैं वापस जॉब्स पे चले गए हैं। आपको लगता है कि ये नंबर ठीक है? जी, आई थिंक इससे बल्कि ज़्यादा लोग अब वापस आ गए हैं, क्योंकि अब उस तरह से ले ऑफ्स नहीं हैं और जॉब्स की अवेलेबिलिटी है इकॉनमी में, और ये तो पूरी दुनिया रिकग्नाइज कर रही है ना। 4% ग्रोथ जो है वो खासी बड़ी ग्रोथ है ये कोरोना के वक्त में। जो इससे भी बड़ी चीज़ जो है ना, वो हमारी रूरल इकॉनमी में जो इस वक्त प्रोक्योरमेंट प्राइस दी गई है, वो भी आपकी रूरल इकॉनमी में दी गई है, जो खासी डिप्रेस्ड इकॉनमी थी, और बहुत बड़ा ट्रांसफ़र हुआ है इनटू द रूरल इकॉनमी। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन है रूरल इकॉनमी में इन टर्म्स ऑफ परचेजेस ऑफ ट्रैक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ बाइसिकल्स और उस किस्म की। और बल्कि आप देख रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर में भी इजाफा है, वो भी ये रूरल ट्रांसफॉर्मेशन एक किस्म की उधर भी हो रही है। बट द मेन थिंग इज़ रियली, जो कि आई एम ग्लैड कि मांडीवाला साहब ने ये कहा है, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज वेरी ऑब्जेक्टिव इन हिज असेसमेंट्स, कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इस वक्त ताज़ा है। बिजनेस फ्रेंडली उन्होंने कहा, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट बिल्कुल है। अवाम के ऑब्वियसली, क्योंकि अवाम का ज़्यादा तो कंसर्न यही होता है ना कि भाई हमारे जो आटा, दालें, चीनी, घी है, उसमें सस्ती कोई चीज़ हमें मिल रही है या नहीं। महंगाई जो है सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं अकील करीम डैडी साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से, कि जी वो कहते हैं FBR ने इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त काम किया, 4.2 ट्रिलियन जो है वो टैक्स की मद में इकट्ठा हुआ है। बट फिर हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड देन अगेन वो कहते हैं कि जनाब अब लोग जो टैक्स पे नहीं करेंगे, जो नॉन फाइलर्स हैं, उनको हम जेल भेजेंगे। ये कैसे आप मुमकिन बना पाएंगे? ये तो मुशर्रफ दौर में भी कोशिश हुई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं उस पर। मेरा अपना ये ख्याल है कि गवर्नमेंट, जाहिर बात है कि परेशान तो रहती है टैक्स कलेक्शन की वजह से, और ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रही है कि इस दफ़ा भी तकरीबन 3600 अरब रुपए हमने इनडायरेक्ट टैक्स से ही लेने हैं और 2200 अरब डायरेक्ट टैक्स है। तो ये बड़ा गैप है डायरेक्ट टैक्स का। तो गवर्नमेंट की तो ख्वाहिश है कि टैक्स नेट में सारे लोग आए, और मेरा ख्याल है कि अब टैक्स नेट से बाहर रहने में काफ़ी मुश्किलात हैं। मैं से देख भी रहा हूँ कि लोग टैक्स नेट में आ रहे हैं, और
कुछ उन्होंने स्टेप्स लिए हैं कि लोग टैक्स नेट में आए। उसके लिए जो हरासमेंट के हवाले से शौकत तरीन साहब ने जो बात की थी कि हम थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएंगे, तो ये अगर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अब्दुल्ला यूसुफ के दौर में इसी तरह के डिसीजन लिए गए थे, जिसकी वजह से आपके टैक्स रेट काफी, टैक्स नेट में लोग भी आए थे और टैक्स बढ़ा भी काफी था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो इस तरफ से जा रही है, और ये 100% मैं आपको यकीन से खिलाता हूँ, बता सकता हूँ कि इकोनॉमी अब राइट डायरेक्शन में जा चुकी है और मामला आने वाले दिनों में बेहतर होंगे। और जो मेरे ख्याल से हमारे दोस्त सलीम मानवी वाला साहब ने एक बात की कि पेट्रोलियम लेवी, तो पेट्रोलियम लेवी से तो डेफिनेट गवर्नमेंट बहुत बड़ा कलेक्शन लेती है, लेकिन इस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी टाइम से प्राइस पास ऑन नहीं की और वो भी सिर्फ आवाम की वजह से, और इन्फ्लेशन बढ़े ना, तो मैं समझता हूँ हमें ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने ये आवाम को पास ऑन नहीं किया। और मेरा भी ये ख्याल है कि इस वक्त क्रूड की प्राइस काफी हाई साइड पे खड़ी हुई है, यहाँ से करेक्शन आ सकती है, तो गवर्नमेंट को उसका सपोर्ट तो मिलेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि गवर्नमेंट इस तरह का कोई डिसीजन सोचेगी कि फौरी तौर पे आवाम पे इस तरह का बोझ डाले। और बाकी रहा कि जो आम आवाम के हवाले से, तो मेरा ये ख्याल है कि इस बजट में आम आवाम के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और ये हाउसिंग पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने दी है इसका बेनिफिशियरी भी आम आवाम ज्यादा होगा। लो हाउसिंग के हवाले से गवर्नमेंट ने इस बजट में फोकस किया हुआ है, और अगर हम लो हाउसिंग में 3 से 4 लाख मकान बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ी एक्सपेंशन की भी जरूरत है। आवाम पे भी फोकस किया है। अच्छा, ये एक तो हाउसिंग के हवाले से, जैसे हमने आगाज में भी कहा था कि 2 सेक्टर्स को हुकूमत ने फोकस किया, हमेशा खान साहब ने खुद जिक्र किया कंस्ट्रक्शन का भी, और दूसरा जो है वो टेक्सटाइल का। गौहर एजाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं, क्योंकि पीएम ने अपने ट्वीट्स में हर इवेंट पे अपनी तकरीर के दौरान कहा कि देखें टेक्सटाइल सेक्टर में जो बूम आया है उसकी वजह से वहाँ पर लोगों को अब जॉब जो हैं वो कम पड़ गई हैं, लोगों के लिए नौकरियां जो हैं वो कम हो गई हैं। मुझे बताइए गौहर एजाज साहब, ये जो टेक्सटाइल सेक्टर को लिफ्ट करने के हवाले से वज़ीर आज़म साहब क्लेम करते आए, हुकूमत क्लेम करती आई, अब इस बजट में भी उन्होंने कहा था कि इस सेक्टर के लिए मज़ीद बहुत कुछ होगा। तो आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी इस बजट के हवाले से, अपने सेक्टर के हवाले से, वो पूरी होती आपको इसमें दिखाई दी? सादिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो इस गवर्नमेंट का ये चौथा बजट है और मैं इस बजट को ऐसे देख रहा हूँ कि इट इज़ एक्चुअली अ बिजनेस फ्रेंडली बजट। और जो मेजर्स अभी डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, अकील साहब ने और सलीम मानवी वाला साहब ने डिस्कस किए हैं, आपके लोगों को पता ही है। लेकिन जो मैं बात करना जा रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि हमने इस गवर्नमेंट के ऊपर पूरा ट्रस्ट करके आज 10 साल के बाद पहली मर्तबा $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर डाली है। $6 बिलियन की, जिसमें से $3 बिलियन की इंपोर्टेड मशीनरी है जिसकी एलसी टर्फ में खोल चुके हैं हम लोग, और उसका $3 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क में बनना शुरू हो चुका हुआ है। तो ये $6 बिलियन से हम अगले साल $6 बिलियन की एक्सपोर्ट ग्रोथ करने जा रहे हैं। तो ये जो मैं जुमला बोल रहा हूं कि टेक्सटाइल सेक्टर जब हुकूमत आई तो $13.5 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। इस साल हम इंशाअल्लाह ताला 30 जून सामने है, 15.5 से $16 बिलियन पे बंद करेंगे, जो कि 2013 के बाद पहली दफा ग्रोथ आएगी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में, पहली मर्तबा इस साल में। और अगले साल जो मौजूद है, हम कह रहे हैं कि $6 बिलियन हमने प्रोसेस कर दिया, तो $16 बिलियन से हम 6 बिलियन का मतलब हम $22 बिलियन की तरफ जा रहे हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर अगर एतबार किया है हुकूमत ने, जो कि उन्होंने उसको टर्फ दिया कि आप इंडस्ट्री लगाएं, आपको 10 साल का जो है कर्ज जो है आपको मिलेगा एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा कहा कि जनाब आपको बिजली का जो रेट है वो आपको इंटरनेशनल मिलेगा, जो कि $6.5 गैस और 7.5 सेंट है। इसकी टोटल कॉस्ट गवर्नमेंट को सिर्फ 2% पड़ रही है ऑफ एक्सपोर्ट, सिर्फ 2%, जो हमने डायरेक्ट कॉस्ट कहा कि हमें सिर्फ रीजनल टैरिफ देते। और इतना बड़ा कॉन्फिडेंस $6 बिलियन ग्रोथ का, मुझे याद है सिर्फ शौकत अजीज साहब के जमाने में 2000 में ये आई थी कि हमने इन्वेस्टमेंट की थी $5 बिलियन की, और 5 से एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की 10 हुई थी 2005 तक। ये पहली दफा है कि इस गवर्नमेंट रिजीम में हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर ने किया। तो जहां आपने जॉब्स की बात की, मैं सुन रहा था
ये जो आप 25 लाख जॉब कह गए थे कि हमारे जो है वो रह गए, वो सर्विसेज सेक्टर के थे, क्योंकि हमने रेस्टोरेंट्स, आउटडोर्स सबको बंद किया हुआ था, दुकानों को हमने बंद किया हुआ था। वो 25 लाख जो लोग हैं वो भी जॉबलेस हैं। मेरे हिसाब से वो भी इस महीने के अंदर वो तमाम जॉब पे आ जाएंगे। जब इस बजट में, सादिया, इस बजट में मैं फिर एक बात कहूंगा, आखिरी बात, कि जब हम रियलाइज करें चीजों को तो हम उसकी तरफ जो है सही स्टेप्स लेते हैं। यहाँ गलती क्या हो गई कि 16,000 रुपए पे ये हुकूमत आई, उस वक्त 100 रुपए का डॉलर था, जो 16,000 रुपए की मिनिमम वेज थी, 100 रुपए का डॉलर था नवाज शरीफ साहब के टाइम में, तो ये 160 डॉलर की जो है मिनिमम वेज बन रही थी। यहाँ डॉलर 167 हो गया, मिनिमम वेज रह गई 17,500, जो कि 105 डॉलर हो गया, और हर आदमी चीखे मार दी कि मेरे से बजट नहीं पूरा हो रहा। आज हुकूमत ने वो डायरेक्शन पकड़ ली और इंडस्ट्री हुकूमत के साथ खड़ी है कि 20,000 की मिनिमम वेज को मैं वेलकम कर रहा हूं कि ये 20,000 की मिनिमम वेज की है, हम वेलकम करते हैं कि हमारे लोगों को इससे कोई रिस्पाइट मिलेगी, और जो ये महंगाई है उसका हल सिर्फ इनकम बढ़ा रहा था, जो इस बजट में ले लिया गया है। इनकम बढ़ाना हल था। वो 25 लाख भी आपने कहा कि वो वाली जॉब्स हैं जो सर्विसेज सेक्टर से मुंसलिक हैं। सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब, ऑब्वियसली टेक्सटाइल हो, कंस्ट्रक्शन हो, हम तो चाहते हैं कि इसके अलावा भी जितने सेक्टर्स हैं, जितने शोबे हैं, वहाँ पर भी तरक्की देखने को मिले। लेकिन एक सवाल कि हर जगह पर हम देखते हैं हुकूमतें, मुख्तलिफ हुकूमतें किसी न किसी शोबे को इंसेंटिव जो है वो फराहम करती हैं, कुछ ना कुछ मुराद दी जाती हैं उनको मज़ीद ग्रो करने में हेल्प करने के लिए। बट एक सवाल जो जहन में आता है कि ये किस बेसिस पे किया जाता है कि ये पिक एंड चूज होता है कि अच्छा अब अपने टेक्सटाइल को करना है, अब अपने कंस्ट्रक्शन को करना है, क्या उसमें जॉब्स क्रिएशन देखते हैं, क्या पोटेंशियल देखा जाता है, बुनियाद क्या होती है उसकी? देखिए सादिया, अभी एजाज गौहर ने बात की, क्योंकि एजाज गौहर ने हमारे साथ, और करीम डैडी साहब भी हमारे साथ थे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, और मेरे साथ बड़ा क्लोजली इन दोनों ने काम किया है। एजाज गौहर साहब को अच्छी तरह अंदाजा है कि हम 25 बिलियन, देखें आज तक 2013 में जब पीपल्स पार्टी 25 बिलियन पे ले गई, मतलब 5 बिलियन की ग्रोथ थी, 6 बिलियन की ग्रोथ थी इन 5 ईयर्स इन एक्सपोर्ट, और वो हमारा फोकस था टेक्सटाइल सेक्टर पे उस वक्त। और सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर पे फोकस नहीं था, एनर्जी सेक्टर पे भी फोकस था और दूसरे सेक्टर्स पे भी था, मगर एक्सपोर्ट हमने टारगेट बनाया था कि हम इंशाल्लाह 25 बिलियन का टारगेट अचीव करेंगे, और हमने फोकस किया इसके ऊपर इन ऑल बजट्स टू कम इन 5 ईयर्स। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एजाज गौहर साहब इज अ विटनेस कि हाउ वी अचीव दिस $25 बिलियन। एंड आज तक PMLN की गवर्नमेंट एंड दिस गवर्नमेंट वो 25 बिलियन का फिगर टच नहीं कर पाए। 7 साल में हम 21 बिलियन पे चले गए। हर दफा जो गवर्नमेंट आई, PMLN की गवर्नमेंट में भी, वो भी 21 बिलियन पे चले गए, ये गवर्नमेंट आई, ये भी 21 बिलियन पे चले गए, और फिर दोबारा 24 बिलियन पे गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन 7 ईयर्स हम एक्सपोर्ट वाइज वहीं खड़े हैं। अच्छा, वहीं खड़े हैं, और हम अपनी एक्सपोर्ट ही बढ़ा सके। बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया, वियतनाम कहाँ पहुंच गया। तो जब तक ग्रोथ नहीं होगी, और अगर गौहर साहब जो बातें कर रहे हैं, अगर ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये नहीं पता ये हो रही है कि नहीं हो रही, और अगर ये हो रही है तो आई एम श्योर दैट हमारी एक्सपोर्ट आगे सालों में बढ़ती हुई नजर आएगी। मगर फोकस नहीं है। फोकस ये है कि आप कंस्ट्रक्शन को, भाई आपने कंस्ट्रक्शन में कह दिया कोई कूच-कच नहीं होगी पैसों की। आप टेक्सटाइल में, इंडस्ट्री में, बिगेस्ट एम्प्लॉयर हमारे यहाँ इंडस्ट्री होता था, वो सर्विसेज सेक्टर में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपने इंसेंटिवाइज नहीं किया उस सेक्टर को। तो जब तक आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, आपकी जॉब्स नहीं बढ़ेंगी, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। और एवरी गवर्नमेंट हैज टू रियलाइज, और इसीलिए मैंने शौकत तरीन साहब को भी कहा है कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम करें, आप सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड लें, और इकोनॉमी को किसी गवर्नमेंट को नहीं छेड़ना चाहिए, because this is in interest of Pakistan. Exactly. This is not a party agenda, this is a Pakistan's agenda. तो मैं समझता हूँ कि बजट की बात नहीं है, बात लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने की है। We need to see Pakistan like Vietnam. We need to see Pakistan like other countries which have grown
in front of us which were behind us. सही है, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेकर चलें रिस्पेक्टिव ऑफ किसकी गवर्नमेंट है, कौन सी पार्टी जो है वो इन पावर है. आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद. फयाज इलियास साहब ने भी हमें प्रोग्राम में अभी ज्वाइन किया है. चेयरमैन आबाद हैं, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. बहुत शुक्रिया फयाज साहब. ये बताइएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर्स की जो तवक्कुआत थी वो कितनी पूरी हुई आज के इस बजट में? देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई थी. माजी में हमें जैसे स्पेशल पैकेज जो है पिछले साल जुलाई में दिया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का भी दर्जा दिया गया, जिसमें हमें फिक्स टैक्स रिजीम में जो है वो उसमें रिलैक्सेशन दी गई है, और इसके अलावा FBR का सेक्शन 111 है, उसमें जो है वो उसमें छूट दी गई कि जो असासा जाते हैं आपके एसेट से, जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर किए जा सकते हैं, जो कि जून 30 को जो है ये स्कीम एमनेस्टी स्कीम जो वो ख़त्म होनी है. उसके लिए हमने पहले भी प्राइम मिनिस्टर को हमने रिक्वेस्ट की इनको कि इनसे हमारी थी कि इसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए, ताकि जो अभी भी इसमें हम समझते हैं कि बहुत गुंजाइश है और इसको मजीद एक्सटेंशन की सूरत में और लोगों को इसके फ़वाइद होंगे और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट होगा. जैसे कि आज का बजट है, इस बजट के हवाले से हम बात करें तो ओवरऑल तो इसमें बड़ी अच्छी इंसेंटिव्स नजर आ रहे हैं. अदर देन कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल सेक्टर है या इसके अलावा अदर इंडस्ट्रीज हैं. टेक्सटाइल आज कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो थी कि स्टील के हवाले से जो ग्रोथ हो रही है और प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, उसमें जो है हम चाह रहे थे कि रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं और एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं उसको जो है अबॉलिश करने की जरूरत थी, ताकि इस वक्त पिछले 8 महीने में जो सरिये की कीमत है वो 1,05,000 से तकरीबन इस वक्त 1,46,500, तकरीबन 45% इसमें जो है इजाफा हो गया है. तो ये जो कीमतें बढ़ रही हैं ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को भी इफेक्ट कर रहा है, और साथ साथ ऑनगोइंग जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए भी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो प्रोजेक्ट्स आगे मुकम्मल होने अगले 2-3 साल में और आने वाले जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है. तो इसके लिए जरूरी इकदाम करने की जरूरत है कि ये ड्यूटीज को खत्म किया जाए फौरी तौर पे, ताकि जो लोकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ के काम कर सके इस सिलसिले में. फर्दर जैसे जो अभी सलमान शाह साहब, ये जिन सेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं कि जी बात मुकम्मल कर लीजिए, फरमाइए. जी, फर्दर जैसे जिस तरह से जो नया पाकिस्तान हाउसिंग की जो एक प्रोजेक्ट है जिसमें 50 लाख जो घर बनने हैं, उसके लिए जो फाइनेंशियल सेक्टर्स को जो एक्टिव किया गया, तमाम बैंक्स को जो है इसके लिए जो है पाबंद किया गया कि अपने पोर्टफोलियो का 5% जो है वो उसके लिए करें, जो कि 378 अरब रुपए की अमाउंट है जो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंडक्ट होनी है. और साथ साथ कंस्ट्रक्शन के साथ मुंसलिक जो 70 से जायद इंडस्ट्रीज हैं वो उसका पहिया उसके साथ साथ चलना, और उस तबके के लिए ये घर बनने हैं जो बिल्कुल आज घर बनना उसके लिए ख्वाब की तरह है. उसके लिए 80% ऑफ लोन जो है वो गवर्नमेंट फाइनेंशियल. मैं गौहर एजाज साहब भी कोई कमेंट करना चाह रहे हैं, फिर मैं सलमान शाह साहब की तरफ जाती हूँ. फरमाइए गौहर साहब. जी, मेरा सादिया पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 4.8% ग्रोथ हमने इसमें स्ट्रक्चर किया. उसमें आपने एनालाइज किया होगा, इसमें 2 लोगों के ऊपर मेजर जो है इसका एम्फेसिस होगा. 2 इंडस्ट्री, एक होगी टेक्सटाइल, जो मैं जैसे कह रहा हूँ $6 बिलियन की हम एक्सपोर्ट ग्रोथ अगले साथ ला सकते हैं. उसके लिए मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है एनर्जी की प्राइस की मुझे कंटिन्यूटी चाहिए इस रिजीम की 3 साल. जो मैंने कहा कि टोटल उसकी कॉस्ट जो है वो $50 बिलियन है, अगर $6.5 और 7.5 सेंट की प्राइस हो. अभी सलीम मानवी साहब ने कहा कि हमने एक्सपोर्ट को $25 बिलियन किया, और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 19.5 बिलियन से 25 किया, $5.5 बिलियन. तो मैं ये बता दूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये पहली दफा ये बात नहीं करी परफॉर्म करे. सलीम मानवी साहब इस बात को जो उन्होंने किया है, मैं उसके बात को जो एक्सेप्ट करके कहता हूं कि उसमें जो इंक्रीज थी 9.5 से 13.5 टेक्सटाइल इंडस्ट्री की थी. तो जो $4 बिलियन की इंक्रीज आई उस 5 में से 2008 से 13 की पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में वो $4 बिलियन टेक्सटाइल्स थी, और अब हम इस साल इस रिजीम में कह रहे हैं हम $10 बिलियन की इंक्रीज देंगे.
जिसमें से पहली $3 बिलियन की इंक्रीज इस साल आप 2021 के जून तक देख लेंगे, और $6 बिलियन और है। मुझे सिर्फ एनर्जी पैकेज चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म जो हम इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते हैं कि अब $6 बिलियन का अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रिस्ट इन्वेस्ट कर रहा है, उसको लॉन्ग टर्म चाहिए, बिल्कुल सही है। और सिर्फ मांग क्या ये जरा इसी पे आ जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सलमान शाह साहब, जिन इंडस्ट्रीज को, जिन शोबों को आप इंसेंटिवाइज करने की बात करते हैं, बिल्कुल करें, जितनी मुराद, जितने इंसेंटिव्स हुकूमत ने देने बिल्कुल करें, लेकिन आपका पावर सेक्टर वो खसारे में है, आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वो खसारे में है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हम हर हुकूमत से बात सुनते हैं कि होंगी होंगी होंगी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं होता। तो इनको इन सेक्टर्स को खसारे से निकाले बगैर कब तक आप सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव्स देने पे चल सकते हैं? नहीं, आई थिंक एक तो ये है कि इंसेंटिव्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और इंसेंटिव्स के साथ ही बिजनेस कम्युनिटी और एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं वो मोटिवेट होते हैं, वो एस्टिमेट करते हैं कि इस इकॉनमी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके मुताबिक वो अपने प्लान्स बनाते हैं, तो इसलिए वो करना भी ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो टारगेट्स हैं इस वक्त बड़े एम्बिशियस टारगेट्स हैं इन्वेस्टमेंट की साइड पे, और हमारी जो विजन है कि पाकिस्तान में कम से कम हम 7 से 8% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो को इंक्रीज़ करें। इसका मतलब ये है कि कोई 20-25 बिलियन डॉलर्स की एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम मांग रहे हैं, और वो हमारे अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर देगा, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री देगी, बाकी इंडस्ट्री भी देगी, सियालकोट की इंडस्ट्री भी है, पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री है, कराची की इंडस्ट्री है, ये सब देंगे, और इन सब को हम मोटिवेट करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें कम से कम 5 से 6 बिलियन डॉलर की हम अगले साल मोबिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, और रोड शोज़ पे हम जाएंगे और लेके आएंगे ये इन्वेस्टमेंट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो टारगेट से पहले हम उनको पॉपुलेट करेंगे। और ये जो बिजली की बात की है गौर साहब ने, बिल्कुल आई मीन हमारी इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हम डिसएडवांटेज नहीं कर सकते, और इसके लिए सोलर के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और बड़ी जल्दी हम उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो 4-5 रुपए की बिजली भी इसमें मिक्स में आ जाए। सो अगला फोकस जो है हमारा वो इन्वेस्टमेंट सर्ज है कि पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट सर्ज आए, जिस तरह हमारी रेमिटेंसेस में सर्ज आई है 10 बिलियन, इस तरह इन्वेस्टमेंट में 20 से 25 बिलियन की हम मांग रहे हैं एक्सपोर्ट। अब टाइम लाइन्स इसकी आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन क्लाइमेट ये क्रिएट करना है कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आप बिल्कुल सही है, अपना इन्वेस्टर बिल्कुल भी इन्वेस्ट। एंड आई आल्सो होप कि जहां जिस सेक्टर से हमने बात का आगाज किया था एग्रीकल्चर से, कि जी बताया गया था कि दिस बजट विल बी ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर, तो ज़राअत को सामने रखते हुए जो बड़ी एक मायूस कुन सूरत हाल है कि जी आप नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड बन चुके हैं, हम एक्सपोर्टर जो हैं वो बन सकें। आई रियली होप कि ये हो सके मुमकिन। अकील करीम डैडी साहब, लास्ट कमेंट, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, कि अभी भी 3.9% से आप जीडीपी ग्रोथ रेट आप कह रहे हैं कि जी ले जाएंगे हम 4.8%, सस्टेन करना कितना अहम या कितना मुश्किल हो पाएगा इस हुकूमत के लिए, और आपको क्या लगता है कि रियलिस्टिक टारगेट है, कर लेगी हुकूमत सस्टेन? देखें, मैं समझता हूँ जो हुकूमत ने टारगेट दिया है उसको एक्सीड करेगी। उसकी वजूहत है कि जो सलीम मालवी वाला साहब ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा था कि अप्रोक्सीमेट उन्होंने $25 बिलियन की एक्सपोर्ट पहुंचाई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 14, 15, 16, 17, 18 ये हमारे बदतरीन साल थे। हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन पे चली गई थी, और 18 के जो हमारे नंबर्स थे उसमें तो दिखता भी नहीं था कि हम सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल पीटीआई गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स किए और उसके बाद वो सरवाइव किया, और उसके बाद हालात बेहतर हुए, और अब टेक ऑफ पोजीशन में हम आ चुके हैं। हमारी एक्सपोर्ट अब बढ़ चुकी है, और एक्सपोर्ट हमारी जो सबसे ज्यादा बढ़ी है वो आईटी सेक्टर में बढ़ी है। और आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इस मुल्क को बहुत आगे ले जा सकता है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2-3 साल अगर हमने इस सेक्टर को प्रमोट किया तो ये $10 बिलियन अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथ में मैं एक बात और भी कहूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर थोड़ी बहुत इंपोर्ट की है तो कोविड की वजह से सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बाद आप देखें कि हमारी जो लास्ट वीक की जो क्रॉप है ये बड़ी बम्पर क्रॉप है।
तो मेरा नहीं ख्याल है कि आगे कोई आपको ये वीट या शुगर केन इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ी अच्छी क्रॉप हुई है और ऑल टाइम हाई है हमारी वीट की क्रॉप। मैं समझता हूँ अभी हमारे पास रिजर्व में वीट काफी पड़ी हुई है, तो आने वाला दिन हमारा बेहतर टाइम होगा और इसमें ग्रोथ को मैं समझता हूँ 5.5-6% तक जा सकती है। बल्कि मैं तो ये दावा कर रहा हूँ कि इस साल जो गवर्नमेंट कह रही है 3.94, हम 4.6 से ऊपर क्लोज करेंगे। तो अगला साल मैं समझता हूँ ये तो बहुत बेहतर आप कहते हैं उससे ज्यादा, और नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है 4.8%, आप कहते हैं इससे भी एक्सीड हम करेंगे। आई हैव टू वाइंड अप है, मेरे पास टाइम बहुत बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब, फयाज इलियास साहब, गौहर एजाज साहब और सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।